जैसे लोग सहयोगी होते हैं कि हमारी आवाज़ को उठाने में सहायक होते हैं। इतना कोशिश करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। आप सोचिए 60 साल तक हम लोग को काम करना है। सरकारी कर्मचारी को इतना मिलता है कि सरकारी कर्मचारी जिंदा रह सके, रोटी खा सके, कपड़ा पहन सके, जीवन में कभी भी लग्जरियस लाइफ नहीं जी पाता है। मन चाहे गाड़ी नहीं ले सकता, मन चाहे घर नहीं ले सकता, मन चाहे सुख सुविधाएं वो नहीं ले सकता है, लेकिन बावजूद भी उसकी तनख्वाह भी ना मिले और पेंशन भी ना मिले। बुढ़ापे का सहारा है पेंशन। इसीलिए एक जो इंसान होता है वो सरकारी नौकरी पर इसलिए निर्भर रहता है कि उसे पेंशन मिल जाए, आगे जो है जब रिटायर हो जाए, एज निकल जाए, तो पेंशन के लिए कहीं ना कहीं वो सरकारी नौकरी के लिए इतनी मेहनत करता है। यही चीज़ें अब बंद हो चुकी हैं और ये फेडरेशन जो है आपकी वो इसी चीज़ों पर वर्क कर रही है। देखिए, अगर पेंशन नहीं मिलेगी तो एक सबसे बड़ा मोटिवेशन था कि चलो जिंदगी भर सह धीरे धीरे जिंदगी कटेगी, सुखम दुखम, लेकिन उसके बाद जब कहीं नौकरी भी नहीं होगी, कोई संस्था भी नहीं, क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी 32-35 साल जब सरकारी कर्मचारी काम करता है, उस काम की जो उसकी स्किल है, जो उसका कौशल है, जो गुण है, जो उसने सीख लिया, उसके बाद वो बाहर समाज में उस काम को कहाँ करेगा। एक बात। दूसरी बात, सरकारी नौकरी करते करते हम लोग दूसरी जगह काम नहीं कर सकते, हम बिजनेस नहीं कर सकते, हम कोचिंग सेंटर नहीं चला सकते। कहने का तात्पर्य है कि एक अधिक आय को बढ़ाने का हमारे पास कोई साधन नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई हम लोग किसी प्रकार का व्यापार भी नहीं करते हैं। सरकारों को क्या सोचना नहीं चाहिए कि हमारी पेंशन बंदी हो? बुढ़ापे का सहारा क्या है? कहाँ से रोटी खाएंगे? कैसे हम लोग अपनी सुविधाओं को लेंगे? इसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज़ देखिए आप, ना तो कैशलेस मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, कई डिपार्टमेंट में क्या है मेडिकल कार्ड बना दिए गए हैं। पहले तो जाके डिस्पेंसरी से परमिशन लीजिए आप। सबसे पहले देखिए प्रोसीजर कितना खतरनाक है। डॉक्टर के पास जाएंगे, प्रिस्क्रिप्शन लेंगे, वो आपको बोलेगा ये दवाई ले लीजिए। उस दवाई को आप नियर बाय डिस्पेंसरी में जाएंगे, NA कराएंगे, अगर होती है तो मिलती है, नहीं तो NA हो गया। अब NA होने के बाद स्थिति देखिए कि फिर जाके हम लोग उसको दवाई खरीदेंगे, फिर मेडिकल बिल लगाएंगे, फिर इंतजार में रहेंगे कब हमको पैसा मिलेगा। कई बार बिल पास होता है, कई बार बिल ऑब्जेक्शन में लग जाता है। ये इतनी बड़ी बड़ी खतरनाक प्रक्रियाएं क्यों? आदमी अपने बिल के चक्कर लगाएगा या सरकार के दफ्तर में बैठ के काम करेगा? तो इस प्रकार की जो बहुत सारी सुविधाएं उसको नहीं मिल रही हैं, जो उसका हक अधिकार है उसको नहीं मिलता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी इंडियन पब्लिक सर्विस फेडरेशन एम्प्लॉय फेडरेशन है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर है। राष्ट्रीय स्तर पर इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो VP मिश्रा जी हैं। बहुत ही कर्मठ ईमानदारी के साथ वो कार्य कर रहे हैं, कई सालों से लोग जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जनरल सेक्रेटरी प्रेमचंद जी हैं, और उन्हीं के माध्यम से अभी हाल ही में डुक्कू में दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्मचारी यूनियन में एक मीटिंग हुई, जहाँ पर दिल्ली प्रदेश का मुझे मिस्टर अजय वीर यादव जी हैं, जो दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं और बहुत ही सक्रिय, ऊर्जावान और लोगों के लिए बिल्कुल न्याय के लिए लड़ने वाले हैं। उसी के साथ मुझे वाइस प्रेसिडेंट वहाँ बनाया गया है, एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ। और दिल्ली के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो परवीन शर्मा जी हैं। तो ये कार्यकारिणी है, संगठन है जो सारे संगठन को लेकर साथ चल रही है। अभी हमने योजना बनाई कि हमारे कार्यालय में जाएंगे, वहाँ के यूनियन से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे, किस प्रकार से समाधान हो सकता है उस पर चर्चा करेंगे, सरकारों तक अपनी आवाज़ को पहुँचाएंगे। और आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप माध्यम बनेंगे। हम बिल्कुल एक बड़ा तबका है सरकार का। मैं कहती हूँ यदि हम पेन ड्रॉप्स एक बार स्ट्राइक कर दें तो एक ही दिन में देखिए देश का करोड़ों अरबों रुपया जो है वो नुकसान होगा, देश का काम नहीं हो सकता। लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं। क्या है ना, सरकारी नौकरी ना रहते बनती है ना छोड़ते बनती है। लेकिन अब यदि आप लोग हमारी बात को पहुंचाते हैं तो आप देखिए कि कितनी सारी समस्याएं, सैलरी का कम हो जाना, सैलरी समय पर न मिलना, पेंशन बंद हो जाना, सैलरी में डिले हो जाना। इसी के साथ में देखिए स्टाफ की बहुत कमी है। बहुत जगह आप देखिए 10 लोगों का काम एक ही व्यक्ति करता है। तो ऐसा क्यों? जब वैकेंसीज है तो पोस्ट नहीं निकलती। कई बार क्या होता है कि आप देखिए कि नौकरी निकल जाती है, वैकेंसी क्रिएट कर देते हैं, मोटे मोटे पैसों के फॉर्म भरते हैं बच्चे लोग। एक तो गरीबी पर और भी ज़्यादा कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला होने वाली बात है। और उसके बाद नौकरी निकलती नहीं, कई बार कैंसिल हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा यूपी में, मध्य प्रदेश में ऐसा बहुत बार हुआ है स्कैम कि भाई नौकरी है ही नहीं, खत्म हो गई। तो बहुत भारी लोड पड़ जाता है उन लोगों पर जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। इसी के साथ उनको सुविधाएं नहीं मिलती और तो उनका हैरेसमेंट भी होता है, उनको सम्मान भी नहीं मिलता है। कोई भी आके किसी भी तरह से उनको बोल देता है, हैरेसमेंट होते हैं। तो इन सब की बातों को मद्देनजर रखते हुए एक संगठन की आवश्यकता है। नारी शक्ति को भी मैं अपील करती हूँ कि आप एकत्रित हों, एक आवाज़ के साथ आप इकट्ठे हों और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। आज पूरी हिंदुस्तान में आधी आबादी महिलाओं की है। अब आधी आबादी की पूरी बात कौन करेगा? कैसे होंगी सारी चर्चाएं? तो हम सबको भी संगठित होने की आवश्यकता है। आप एक अध्यापक से वाइस प्रेसिडेंट तक है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भी कई उपलब्धियां रही होंगी इस बीच, इस दौरान जो रही हैं, वो भी आप दर्शकों को एक बार बता दीजिए। देखिए, GSTA गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन है, जो अध्यापकों की समस्याएं हैं उनको लेकर हम लोग चर्चा करते हैं। ये भी एक अपनी यूनियन है,
अब देखिए कि अध्यापकों की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे मैंने बताया हर सरकारी कर्मचारी की जो समस्या है वो अध्यापकों की भी है। आप देखिए देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है कि इलेक्शन कंडक्ट होना, हाँ। पूरे देश का इसे कौन कराता है? सरकारी कर्मचारी कराते हैं, अध्यापक कराते हैं। एक समय पर एक सर्कुलर निकलता है कि 9 बजे पूरी दिल्ली के लोग यहाँ एकत्रित होंगे। समय के इतने पाबंद सरकारी कर्मचारी सही 9 बजे पूरी दिल्ली एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है। इलेक्शन कंडक्ट कराना, रात भर ड्यूटी देते हैं, अगले दिन जाके ईवीएम जमा करना, भरपूर बड़ी जिम्मेदारी का कार्यक्रम है। और हम ही को क्यों दी जाती है? क्योंकि हम विश्वास पात्र हैं, हम पर भरोसा है सरकार का, लेकिन सरकार पर हमें भी भरोसा हो, कुछ ऐसा भी कार्यक्रम हो। इसके अलावा और बड़ा कार्यक्रम होता है सेंसस करना, पूरे देश की जनगणना। वो कौन करता है? सरकारी कर्मचारी, वो भी टीचर्स करते हैं और भी महकमे के लोग करते हैं। और ये जो डाटा आंकड़े हम लेकर आते हैं पूरी ईमानदारी जिम्मेदारी के साथ लेकर आते हैं। अभी पूरी धरती पर एक महामारी आई कोरोना। कोरोना योद्धा कौन बनकर आए? डॉक्टर, नर्सेज, टीचर्स और डुक्कू और ना जाने कई डिपार्टमेंट के सरकारी कर्मचारी। क्या उनकी जान की कीमत नहीं है? क्या उन्हें क्या एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिल गया? क्या उनको कोई इंक्रीमेंट मिल गया? क्या उनको सुविधाएं दी गई? जब कोरोना आया तो सबने अपनी जान की बाजी लगाकर देश हित में कार्य किया। फिर सरकारें क्यों नहीं देखती कि सरकारी कर्मचारी जो इतने विश्वास पात्र हैं, इतने ईमानदार हैं, देश के हर बड़े मुद्दे को लेकर, हर बड़े कार्यक्रम को लेकर सरकारी कर्मचारी आगे होते हैं। एक छोटे से फरमान जारी होता है और कर्मचारी इकट्ठे होकर काम करते हैं। क्या कितने सारे डॉक्टर्स की जान गई, नर्सेज की जान गई, टीचर्स की जान गई। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कौन लेगा? आवाज़ें उठाते हैं संगठन, सारी संस्थाएं बोलती हैं, आप सब बोलते हैं, लेकिन सरकार है कि तस्से मस नहीं होती। सरकारों को मजबूर होना पड़ेगा, पुरानी पेंशन बहाल करनी ही पड़ेगी। और एक दिन ये जल्दी होने वाला है, क्योंकि अभी राजस्थान में भी मुझे लगता है सहमति बनने पर ही है, गोवा में भी कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि वो सरकारी अपनी पुरानी पेंशन बहाल करने पर है। और अभी अखिलेश ने भी, मैंने देखा है कि बड़े अच्छे से संसद में वो दहाड़ के बोल रहे थे। लेकिन जब कुर्सी पर बैठे लोग हैं, उनको सोचना होगा कि सरकारी कर्मचारी के बिना आपका देश नहीं चलेगा, कोई भी महकमा आपका सक्रिय नहीं हो सकता है। बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हम लोग सरकारी कर्मचारी रखते हैं, तो उसके और आपको ध्यान देना ही